लेकिन एक चीज़ मैं आपसे समझना हूँ, एक छोटा सा विषय, जैसे आपने बोला हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को एंटी इस्टेब्लिशमेंट अगर बोलते हैं तो एंटी नेशनलिस्ट कह देते हैं। आप इस थॉट प्रोसेस के लिए क्या कहेंगे कि आप तिरंगे के साथ अपना डीपी लगाएं? आप इसको क्या कहेंगे? मैं जब मुझसे मीडिया ने पूछा था पार्लियामेंट में, मैंने कहा देखिए ये डीपी लगाना सिर्फ तिरंगे के लिए 15 अगस्त तक, उसके बाद आप भूल जाना। मेरा मानना यह है कि तिरंगे से मोहब्बत आपके दिल में, आपके किरदार में, आपके अमल में होनी चाहिए। तो तभी हम तिरंगे को सही मानों में, जो उर्दू का वर्ड है, हम खराज अक़ीदत पेश कर सकेंगे। वरना फिर हर डीपी लगा दो, उससे क्या होगा भाई? इससे क्या होगा? आप मोहब्बत तो करिए मुल्क से, और तिरंगे की लाज आप उस वक्त रखेंगे जब आप मुल्क को मजबूत करेंगे। मुल्क एक ताकतवर मुल्क बनेगा, सुपर पावर बनेगा। यहाँ के जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन उसमें लगाने में दिक्कत क्या है? मेरी नज़र में ये सिर्फ एक चंद दिन के लिए है। इसमें कोई आप लगा रहे हैं, लगाइए, मुझे एतराज़ नहीं, पर मेरा मानना ये है कि डीपी से लगाकर कोई मोहब्बत का इजहार सही तरीके से नहीं हो सकता। आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं, ना तिरंगे से कर रहे हैं, ना हम उन अजीम आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले। आपको नहीं लगता कम से कम उसके प्रति एक इज्जत दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं? वो तो एक होता ही है ना जेस्चर। वो हर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, दलित, जो कोई भारत का नागरिक है, उसके दिल में तिरंगे से मोहब्बत थी और हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। मगर तिरंगे से आपको मोहब्बत है और गरीब से मोहब्बत नहीं है। तिरंगे से आपको मोहब्बत है मगर दौलतमंद को आप ताकतवर कर रहे हैं। तिरंगे से आपको मोहब्बत है मगर आप कमज़ोर को ताकतवर नहीं कर रहे, ताकतवर को ताकतवर बना रहे हैं। लेकिन आपने जैसे ये कहा कि गरीब से मोहब्बत नहीं है, जो रसूखदार है उनको और आप रसूखदार बता रहे हैं। बिल्कुल। इसके पीछे आपका क्या तर्क है? मतलब इसके पीछे बिल्कुल देखिए, इसलिए कि एक किसान को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 32 पैसे का NOC हासिल करने के लिए तड़पना पड़ा, और वहीं पर 2,45,000 करोड़ के जो डिफ़ॉल्टर थे उनके लोन को आपने राइट ऑफ कर दिया। तो ये एक मिसाल बता रहा हूँ आपको। मैं समझ गया आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक तिरंगे का जिक्र हुआ है, मुझे याद है आपने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया और वो RSS को लेकर आपने उसमें बहुत अच्छा पुराना डेटा निकाल कर आपने अच्छा, यानी कि डेटा आपने बहुत पुराना निकाला था कि RSS ने उसको भगवा रंग की बात की थी। आप उससे क्या मैसेज क्या देना चाह रहे थे असदुद्दीन ओवैसी साहब उस ट्वीट से? मैसेज ये देना चाह रहा था क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने डीपी का जिक्र किया। फिर देश के प्रधानमंत्री ने अपनी जो किताबें लिखी उसमें कहा कि RSS मेरा एक इंस्टीट्यूशन रहा है। RSS मेरी एक परवरिशगाह थी वो। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे थे और RSS से भी कि ऑर्गेनाइज़र मैगज़ीन जुलाई 1947 में ये कहा था कि इस देश का नेशनल फ्लैग भगवा होना चाहिए, डिमांड किया था उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने अगस्त 1947 ऑर्गेनाइज़र मैगज़ीन ने लिखा, जो RSS का माउथपीस है, जिसमें उन्होंने लिखा कि 3 रंग जो है वह अशुभ हैं, ईवल हैं, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या प्रधानमंत्री आज भी उस बात को मानते हैं या उसको RSS रिजेक्ट करती है? ये हमारा उनसे सवाल था। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया, आगे मेंशन नहीं किया, तो आई थिंक दे हैव मूव्ड ऑन। नहीं, मूव्ड ऑन नहीं है। देखिए, ये मूव्ड ऑन की बात नहीं है। जब एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, देखिए 1930s में तिरंगा की एक तहरीक शुरू की गई थी। इस तरह का तिरंगा नहीं था। क्या मौसम है वो सीजन? हाँ बिल्कुल। देखिए, खुदा की नदी जो ओरिजिन है वो यहाँ पर हमारे ठीक बगल में इंडस नदी है, यहाँ पर वो पहाड़ है, और मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान जो कि पहाड़ की तरह इंडियन पॉलिटिक्स में टिके हुए हैं। अरे नहीं, कहाँ पहाड़ में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। मैं जर्रा हूँ सर, मैं जर्रा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये जर्रा इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है कभी? नहीं, मैं आप इससे पहले भी जब आप पार्लियामेंट के सामने बिठाकर हमसे इंटरव्यू किए थे, वो भी बड़ा बेहतरीन था इंटरव्यू। उस वक्त भी आपने सवाल किया था, आज भी किया। ये सब देखिए, ये मेरी ना सोच है। तो आपका एम्बिशन क्या है? जिस तरीके से आपकी पार्टी एक्सपैंड कर रही है, जिस तरीके से आप आगे मूव ऑन कर रहे हैं, हर प्रदेश में आपके फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं। यकीनन ये हमारी कोशिश है, ये हमारी मेहनत है, ये हमारी ख्वाब है
और हमारा ख्वाब ये है कि भारत ताकतवर मुल्क बनेगा और बनना भी चाहिए, और उसके लिए बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत में जो अल्पसंख्यक समाज है उनको उनका हिस्सा मिले, से पॉलिटिक्स में, राजनीति में मिले, हर तालीम में मिले, हर जगह मिले, क्योंकि तभी जाकर देखिए भारत जो है ना, एक सिर्फ अल्पसंख्यक समाज? सुनिए, भारत जो है एक गुलदस्ता है। ये तो बात सही है आपकी। ये गुलदस्ता है भारत, और उस गुलदस्ते में जितने फूल हैं, कोई एक फूल को नहीं कोई एक फूल भी ना मुरझाए, उसकी कोई पत्ती ना मुरझाए जाए, और किसी एक ज़बान हो या मज़हब हो वो इससे कमज़ोर ना पड़ जाए, क्योंकि अगर कमज़ोर पड़ेगा तो एक अधूरापन नज़र आएगा भारत में। तो अल्पसंख्यक समाज के साथ जो दलित समाज है, जो कमज़ोर है, इन सब को उनका एक जायज़ मुकाम मिले, यही हमारी कोशिश है, और इस कोशिश में हम अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या आपकी पार्टी सिर्फ अल्पसंख्यक समाज को देख रही है या आपका इस पे पैन इंडिया या पैन कम्युनिटी? देखिए, हमारा मानना ये है कि आज भी, जैसा मैंने आपसे कहा कि सरकारें जिस किसी पार्टी की रही हैं, सच्चाई ये है कि उन्होंने ताकतवर को ताकतवर किया और कमज़ोर को ताकतवर नहीं बनाया। उनकी आंखों में कमज़ोर ताकतवर होना चाहिए था, जो नहीं रहा है। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि गरीबी बढ़ रही है, बेरोज़गारी तो खैर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में हैं। तो ये इन चीज़ों की तरफ उसी वक्त रुख होगा जब ये समाज के लोग इन बातों को समझेंगे। और वो, क्या आपको नहीं लगता, मैं आपको इस चीज़, आपने ये पॉइंट रखा है कि आपको नहीं लगता है कि ये सारी आवाज़ें जो हैं अब विपक्ष की तरफ से भी बस एक सिंबॉलिज्म के तौर पर आती हैं? तो अगर आप समझेंगे कि कांग्रेस में गांधी परिवार विपक्ष को कोई देश को कोई राह दिखाएगा, तो मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं है। क्या वजह उसकी? नहीं है, इन लोगों की जो क्रेडिबिलिटी होती थी अब नहीं रही है। इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही है, एक के बाद एक आप चुनाव हार रहे हैं। क्रेडिबिलिटी या कॉम्पिटेंस? देखिए, कॉम्पिटेंस नहीं रहने से तो क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आती है ना आपकी। नहीं, तो फिर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के बजाय अब देश को एक दूसरा बीजेपी के सामने ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा? यकीनन पैदा होगा। ज़िंदगी में कभी वैक्यूम नहीं रहता, ये कुदरत का नहीं, निज़ाम लेकिन है। क्या कांग्रेस की वो स्टेज आ चुकी है कि अब एक ऑल्टरनेट देश को ढूंढना पड़ेगा? खुद ब खुद देश ढूंढ लेगा। इतना बड़ा देश है, कोई वैक्यूम नहीं रहेगा इस देश में, कभी वैक्यूम नहीं रहेगा। ये बहुत 130 करोड़ का देश है। अगर कोई समझ रहा है कि हम किसी एक पार्टी के मोहताज हैं, भाई मैं इस दुनिया में आया हूँ, मैं चला जाऊँगा, अल्लाह का निज़ाम ये कि अल्लाह मुझसे बेहतर किसी को पैदा कर देगा। तो मगर ये एक बहुत बड़ा एक इशू है, लोग इसको गहराई से देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। एक के बाद एक आप चुनाव हारते जा रहे हैं, तो फिर जाहिर है एक वक्त आएगा जब लोग बोलेंगे कि भाई अब हमको नए तरीक़े से, नए सिरे से भाजपा का मुकाबला करना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं नेशनलिज्म की, तो आपने अभी एक ऐसा पॉइंट टच किया है जो कि मुझे थोड़ा सा इस देश के लिहाज से थोड़ा सा सेंटिमेंटल करता है। ऑन द अदर साइड, मेरा किसी पार्टी के प्रति बायस नहीं है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी, एक ज़माने में सबसे बड़ी पार्टी, उसके डाउनफॉल या उसका, अगर आप जो बोल रहे हैं उसके ख़त्म होने के पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं? व्हाट आर द 3 मेन रीजंस आपको लगते हैं? देखिए, मैं तो इतना बड़ा क्या बोलना चाहिए, पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना कोई ओपिनियन तज्ज़िया निगार हूँ कि उसका पूरा डाइसेक्ट कर सकूँ। मगर जहाँ तक मुझे जो पॉलिटिक्स मैंने अपने बुज़ुर्गों के पैरों के पास बैठकर सीखी और आज भी उनसे सुनता हूँ, वो ये है कि जिस दिन आपका आम आवाम से, जनता से आपका कनेक्शन कमज़ोर हो जाएगा तो फिर आपकी खैर नहीं है। जब तक आपका राबिता रहेगा, कनेक्ट रहेगा आवाम से, आप उनकी बात को समझेंगे, आप उनसे मुलाकात करते रहेंगे, आप उनके अच्छे और बुरे में जाते रहेंगे, आप उनकी ज़बान में बात करेंगे, आप उनके तकालीफ़ को, उनके इश्यूज़ को उठाएंगे, तो यकीनन आप रिलेवेंट रहेंगे पॉलिटिक्स में।